बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 5 और हमने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया और इससे पहले हमने सारांश को भी देखा। आज हम हल करने जा रहे हैं उदाहरण संख्या 1 से लेकर 11 तक जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। हालांकि पाठ्य पुस्तक में उदाहरण किए हुए हैं, उसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने पाठ्य पुस्तक का अध्याय जो 5 है उसका उदाहरण नंबर 1। वहाँ लिखा हुआ है चित्र में, चित्र नीचे बना हुआ है। चुंबक सुई का चुंबक के आघूर्ण 6.7 × 10⁻² दिया हुआ है। जड़त्व आघूर्ण 7.5 × 10⁻6 दिया हुआ है और यह 6.70 सेकंड में 10 पूरे दोलन करती है, यानी 6.70 सेकंड में 10 चक्कर लगाती है। तो हमें यह पता करना है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। ठीक है, हमें यह पता करना है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न को देखिए क्या क्या दिया हुआ है, वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो हमें एम दिया हुआ है 6.7 × 10⁻² एम्पियर आघूर्ण दिया हुआ है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है 7.5 × 10⁻6 और जो टी है आवर्तकाल वो निकाल लेते हैं। 10 चक्कर के लिए 6.7 दिया था, एक चक्कर का पता करें तो इसमें 7 में 10 का भाग लगा दें तो ये पे आ जाएगा 0.67 सेकेंड। आपसे पूछा गया है बी का मान, है ना, अपने को बी का मान ज्ञात करना है। तो बी का मान अपने को पता है 4π² I/mt² होता है। आई यानी जड़त्व आघूर्ण, तो रख लेते हैं इन मानों को। हमने ये 4 रख लिया। पाई का मान तो आप सबको पता ही है 3.14 होता है, इसका स्क्वायर लगा लिया। और जड़त्व आघूर्ण अपने को दिया हुआ है 7.5 × 10⁻6 और बट्टे में लिख लिया हमने एम का मान 6.7 × 10⁻² और टी अभी अपन ने निकाल लिया 0.67 का होल स्क्वायर। इनको हल करना है और इनको हल करने के बाद आपके पास ये बी का मान आएगा 0.009834 टेस्ला। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट लेना चाहें तो ये अप्रोक्सीमेट क्या होगा 0.01 टेस्ला के बराबर आएगा। ठीक है, इनको कैलकुलेशन आप कर लेंगे, इनको ये जो पॉइंट को हटाना है ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे आसानी से। क्या काम जरूरी था यहाँ पे, अपने को ये पता होना जरूरी था कि अगर हमें ये सूत्र याद होता है तो ये एग्जाम्पल बड़े आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ले चलता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। पढ़ते हैं उदाहरण संख्या 2 हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। यहाँ पे इनके कई पार्ट बनाए गए हैं, तो अपन क्या करें एक एक पार्ट को करते जाते हैं। इन्होंने कहा एक छोटे चर चुंबक को 800 गाउस के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह रखा जाता है कि इसके अक्ष के क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, और यह 0.016 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण अनुभव भी करता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पार्ट बनाए। पहला पार्ट है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, पहले एक एक पार्ट करते जाएं, ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पे अपने को बी दिया हुआ है कितना 800 गाउस। बी कितना है 800 गाउस। इसको बदलेंगे हम टेस्ला में। टेस्ला में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 10⁻⁻4 से गुणा कर देंगे। थीटा अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे जो टो है वो दिया हुआ है 0.016 न्यूटन मीटर। क्लियर यहाँ पे। अब ये सूत्र तो आपको ध्यान होगा, टो बराबर होता है एम बी साइन थीटा। यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, एम ज्ञात करना है। तो एम ज्ञात करने के लिए एम का ये सूत्र बना लिया हमने। एम बराबर लिख लिया टो बटा क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। बस मान रखिए टो का मान है आपके पास, बी का मान है साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और इनको हल कर लें। हल करने के बाद अपने पास आ जाएगा 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एम का मान आ गया। क्लियर, ये आपका ए पार्ट था। चलिए देखते हैं बी पार्ट कितना होगा, है ना। बी पार्ट में पूछा गया अपने पास सर्वाधिक स्थायी स्थिति से सर्वाधिक अस्थायी स्थिति इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। स्थायी स्थिति से क्या करना है अस्थायी स्थिति तक जाना है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्थायी स्थिति और अस्थायी स्थिति में एंगल कितने का होता है। तो सर्वाधिक स्थायी अवस्था में तो थीटा कितना होता है 0 होता है और अस्थायी अवस्था में कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कुल मिला के 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। हालांकि हमने थ्योरी पार्ट में भी पढ़ा है इसको, तो चलिए कर लेते हैं। तो W बराबर आपने वहाँ पढ़ा था, ये आ गया था अपने पास टो डी थीटा। उसको सरल किया था तो ये आया था माइनस का MB कोस θ2 माइनस कोस θ1। इनके मान रख दीजिए, θ2 यानी 180 डिग्री और θ1 यानी 0। ठीक है, इन सब के मान रखिए। M का मान अपने पास है 0.40, है ना, और B का मान है 800 × 10⁻⁴। इसका मान रखा -1 और ये भी क्या हो गया -1। तो -1 और -1 कितना हो गया +2 हो गया। क्या बाहर माइनस भी लग रहा है भाई, ये माइनस भी लग रहा है, यानी यहाँ लिख दूं मैं आपको। यहाँ पे क्या था ये अपने पास, ये तो -1 आया, ये -1 आया, -2 हो गया। इस माइनस वाले से कट के मैंने यहाँ पे क्या किया +2 रख दिया।
ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंपल सा हल करना है। हल करते हैं आपके पास क्या गया, कार्य आ जाएगा 0.064। समझ गए बात को, ये 0.40 है, ये 800 है, ये माइनस का 2 इससे प्लस का हो गया, और ये 10 की घात -4 इसके वाला है, 800 वाले का है। क्लियर, इसको सरल कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.064 जूल। ठीक है, चलिए सी पार्ट को पढ़ते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा गया है वो देखते हैं हम। यहाँ पे सी पार्ट में पूछा गया है कि क्षण चुंबक को यदि एक परिनालिका से प्रतिस्थापित कर दें जिसमें 1000 फेरे हों। क्षण चुंबक को क्या करें, एक परिनालिका से प्रतिस्थापित कर देते हैं। कैसी परिनालिका, इसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है, 1000 है, और क्या है इसके अंदर, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो, और जिसका चुंबक के आघूर्ण उतना ही हो जितना क्षण चुंबक का है। तो परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा को ज्ञात करना है ना, हमें क्या करना है, परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, परिनालिका में फेरों की संख्या दे दी n 1000, क्षेत्रफल बता दिया आपके 2 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, और m अपना निकला हुआ है 0.40 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर यहाँ तक। अब अपने को ये सूत्र तो पता है, m बराबर होता है NIA। रखिए यहाँ से I का मान निकालना है अपने को, मान रख दो। तो यहाँ पे मैं I का मान निकालूंगा तो m/NA हो जाएगा। यहाँ पे हमने इन सबके क्या किए, मान रख दिए, और मान रखते ही कट जाएगा। बहुत आसान है, इसको हल किया जा सकता है। भाई ये 10 की घात -4 है, तो ये आ गया 0.4 × 10 की घात 4। ठीक है, बट्टे में कितना आ गया, 2000 है ना, बट्टे में क्या हो गया 2000, काट लीजिए, 1000 से इसको काट सकते हैं, 10 बचेगा, तो ये आ गया 4/2 यानी 2 एम्पियर। ये धारा आ गई अपने पास 2 एम्पियर। क्लियर, समझ गए। अपन इसका ए पार्ट कर लिया, बी कर लिया और सी कर लिया। चलिए अब चलते हैं उदाहरण 3 की ओर। उदाहरण 3 में देखिए, इनके भी 2 पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में पूछ रहे हैं क्या होता है जबकि एक चुंबक को 2 खंडों में विभाजित करते हैं, इसकी लंबाई के लंबवत और लंबाई के अनुदिश। बताया था आपको इसको विभाजित करके, मैंने बताया था आपको। एक तो इस तरह चुंबक को काटा था अपन ने, याद कीजिए, ये अपने पास ये चुंबक था ना, इस तरह का ये चुंबक था, तो इसके लंबाई के एक तो अनुदिश ऐसे काटा था, और एक बार हमने चुंबक को क्या किया था, कैसे काटा था, ऐसे काटा था ना। तो होता क्या है, 2 चुंबक में ही बदल जाते हैं। होते तो क्या है, दोनों चुंबक होते हैं, नॉर्थ और साउथ हैं, तो 2 बार एक नॉर्थ एक साउथ, नॉर्थ साउथ इस तरह हो जाएगा। 2 ध्रुव मिलेंगे यानी 2 छोटे छोटे चुंबक में बदल जाएंगे। और जब हमने ऐसे काटा था तो क्या हुआ, प्रबलता तो वही थी, लेकिन ऐसे जब काटा था तो प्रबलता क्या हुई थी, आधी आधी हो गई थी। तो सीधी सी बात है, हम क्या कहेंगे, जब इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों स्थिति में 2 चुंबक प्राप्त होंगे जिनमें प्रत्येक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव विद्यमान होंगे। ठीक है, और प्रत्येक चुंबक के आघूर्ण होगा, जो प्रत्येक का चुंबक है ना उसका चुंबक के आघूर्ण क्या होगा, मूल चुंबक के आघूर्ण के विभाजित भाग के अनुपात में होगा। यानी तोड़ कहां से रहे हो ये डिपेंड करेगा। क्लियर है बात। बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में क्या है, ये कह रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण तो प्रभावी होता है, पर इस पर कोई परिणामी बल नहीं लगता। तथापि एक क्षण चुंबक के पास रखी लोहे की कील पर बल आघूर्ण के साथ साथ परिणामी बल भी लगता है, क्यों? बताइए क्यों। चुंबक पे तो क्या हो रहा है, चुंबक पे क्या पूछा उन्होंने कि जब आपके पास चुंबक है तो वहां पे बल आघूर्ण होता है, लेकिन इस पे परिणामी बल नहीं लगता। लेकिन कील के लिए ऐसा क्यों होता है, अपने को ये बताना है। देखिए क्षण चुंबक में एक समान क्षेत्र में कोई भी बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि अपन ने देखा उसमें कि इस तरह का है, तो इधर तो क्या होता है, बल इधर लगता है, और इसमें क्या होता है, बल इधर लगता है। दोनों बल क्या होते हैं, समान परिमाण के होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, निरस्त हो जाते हैं, है ना। लेकिन क्षण चुंबक के पास क्या होता है, लोहे की कील में चुंबकीय प्रेरण के कारण परस्पर क्या होते हैं, विपरीत दूर पे एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं, और नेट आकर्षण बल कार्य करता है। होता क्या है, जब उसको लाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अपने पास चुंबक है ना, यहाँ पे चुंबक है, यहाँ पे कील लाते हैं तो एक तरफ से क्या होगा, कम बल लगता है, और एक तरफ क्या होता है, ज़्यादा। ये जो पास में होगा वहाँ ज़्यादा बल लग जाएगा, और जो दूर होगा वहाँ पे क्या होगा, कम बल लग जाएगा। कम ज़्यादा बल लगते हैं, इसलिए परिणामी बल प्राप्त होता है। साथ में क्या होता है, इसमें घूर्णन भी हो जाता है, इसलिए दोनों चीज़ होता है। कारण इसका ये है, समझ गए। साथ ही कील पर क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र असमान आरोपित होता है, इसलिए परिणामी बल और आघूर्ण दोनों ही कार्य करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को। सी पार्ट की ओर ले चलता हूं। देखिए यहाँ पे सी पार्ट क्या है वो देखते हैं।
ये पूछा है इन्होंने, क्या प्रत्येक चुंबक के विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी कीजिए। देखो आवश्यक नहीं है। टोरॉइड देखा होगा यूं गोलाकार होता है ना, उसमें कोई भी ध्रुव नहीं होता ना आपका, एक ले लोगे तो दूसरा घूम के वापस वहीं आएगा, तो प्रारंभिक और अंतिम का पता नहीं चल पाता, इसलिए अपना जवाब क्या होगा? अपना जवाब होगा नहीं, यह आवश्यक नहीं है। ऐसा तभी होता है जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोत का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य ना हो। ठीक है, टोरॉइड एवं अनंत लंबाई की प्रणालिका के लिए ऐसा नहीं होता है। समझिए बात को, हमेशा नहीं होता है। क्लियर ये बात? चलिए बात करते हैं हम इसके डी पार्ट की। डी भाग में इसने कहा है, दो एक जैसी दिखाई पड़ने वाली छड़ें ए व बी दी गई है जिनमें कोई एक निश्चित रूप से चुंबकीय है। दो छड़ें जिसमें एक चुंबक है, यह ज्ञात है, पर कौन सी यह ज्ञात नहीं। भाई एक तो पता है, एक तो चुंबक है, लेकिन कौन सी नहीं पता। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि दोनों छड़ें चुंबकीय है या केवल एक? और यदि केवल एक छड़ चुंबकित है तो यह कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी है? आपको छड़ों ए व बी के अतिरिक्त अन्य कोई चीज का प्रयोग नहीं करना है। बताया था चुंबक को पहचानने का तरीका, आपको बताया था। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा, मान लो अपने पास ये दो चीजें हैं, है ना, इनमें से ये पता है एक तो चुंबक है, एक चुंबक है, दोनों भी हो सकते हैं भाई, एक है ये पता है। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा चुंबक है और कौन सा नहीं है, या दोनों चुंबक है, कैसे मालूम चलेगा? तो आपको मैंने प्रतिकर्षण वाला बताया था कि अगर हम क्या करेंगे, मान लो ये अपने पास कोई छड़ है ना, इसके पास ये सिरा लेके आया, चिपक गया, ये लेके आया, क्या हो गया? चिपक गया। अब इसको इधर से लेके आऊंगा, ये भी चिपक गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक तो छड़ है और एक चुंबक है। भाई इतना ही तो पता चला, ये लाए तो चिपक गया, यानी ये मान लो ये चिपक रहा है, ये चिपक रहा है, इसको ला रहे हैं तब भी चिपक रहा है। लेकिन ऐसा हो कि इसको लाए तो क्या हुआ? चिपक गया, लेकिन जैसे इसको लाए तो क्या हुआ? प्रतिकर्षण होने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों चुंबक है। प्रतिकर्षण से क्या हुआ? चुंबक का पता चल जाता है अपने को। तो इस तरह अपन मालूम कर सकते हैं। तो यही तरीका मैंने यहां बताया है कि चुंबक के परीक्षण का विश्वसनीय आधार प्रतिकर्षण है। यदि दोनों छड़ों के अलग अलग सिरों को बारी बारी से एक दूसरे के निकट लाने पर किसी स्थिति में इसके मध्य प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो तो निश्चित रूप से दोनों छड़ें क्या होंगी? चुंबक होंगी। और यदि प्रत्येक स्थिति में केवल आकर्षण बल का अनुभव होता है तो उनमें से एक क्या होगा? छड़ चुंबकित नहीं, यानी एक तो क्या है? लोहा है, और एक क्या है? चुंबक है। समझ गए बात को? क्लियर है ये बात? लेकिन अब अपने को पता करना है क्या कि इनमें से कौन सी तो छड़ चुंबक है और कौन सा लोहा है, कैसे पता चले? भाई ये तो चिपक ही रहा है। तो क्या होगा? मैंने आपको एक चीज और बताया था, जो चुंबक होता है उसमें ध्रुव पे क्या होती है? प्रबलता अधिक होती है, और मध्य में प्रबलता क्या होती है? कम होती है। बस इसका पता करके हम मालूम कर सकते हैं। अगर ध्रुवों पे प्रबलता ज्यादा हुई तो चुंबक का पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यह पहचान करने के लिए इनमें से कौन सी छड़ चुंबकित है और कौन सी सामान्य, तो हमें क्या करना है, इनमें से किसी एक छड़ को क्या करें? स्थिर रख दें, और दूसरे छड़ को इसके चारों ओर क्या करना है? घुमाते हैं। एक छड़ को हमने क्या किया? इसको स्थिर रख दिया, इस तरह रख दिया, इसके चारों ओर हम क्या करेंगे? दूसरे छड़ को घुमाएंगे। अगर घुमाने पे पूरे चक्र पर सिरों पे और बीच में बल बराबर कार्य करता है, यानी घुमाते हैं सिरों पे और बीच में भी क्या है? बल बराबर कार्य करता है, तो ये मानिए आप कि घुमाए जाने वाली छड़ क्या है? चुंबक है। वो बराबर बल करेगा, लोहे को तो बराबर लेगा, है ना। लेकिन उल्टा हो, घुमाने वाला तो क्या हो गया? चुंबक हो गया। जो उसको आपने रख रखा है वो तो क्या हो गया आपका? वो चुंबक नहीं है, लोहा है। लेकिन उल्टा हो जाए, यदि आप सिरों पे बल क्या हो? अधिक, और मध्य में बल कम कार्य करें, तो आपने जो रख रखा है चुंबक, वो तो क्या है? जो छड़ रख रखा है वो तो क्या है? चुंबक है। और जिसको घुमा रहे हैं वो क्या है? चुंबक नहीं है। समझ गए बात को? मैंने मान लो इसको रख रखा है और इसके चारों ओर क्या किया? मैंने इसको घुमाया। घुमाने पे क्या हुआ? यहाँ पे ध्रुव पे और बीच में हर जगह बल क्या हुआ? मुझे बराबर अनुभव हुआ, बराबर महसूस हुआ। जब आपको बराबर महसूस हो गया, देखिए क्या हुआ? बल आपको क्या हुआ? बराबर लगा। तो जिसको आप घुमा रहे हैं ना, वो तो चुंबक है, और जो स्थिर है वो क्या है? लोहा है। अगर बराबर महसूस नहीं हो रहा तो जिसको घुमा रहे हैं वो तो क्या हो गया? जिसको घुमा रहे हैं वो लोहा हो जाएगा, जो रखा हुआ है वो क्या होगा? चुंबक हो जाएगा। इस तरह हम पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है बात? तो ये अपनी बात समझ में आ गई। इसका अपन ने क्या किया? देखिए ए पार्ट देख लिया हमने, ए पार्ट देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया, डी देख लिया, है ना। अब चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर।
ठीक है, उदाहरण नंबर 4 देखें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई के छड़ चुंबक के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विषुवतीय एवं अक्षीय स्थितियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। छड़ चुंबक का चुंबक के आघूर्ण ये दिया हुआ है 0.40। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको, आर हमें 50 सेंटीमीटर दे रखा है जिसको हमने मीटर में बदल लिया 10⁻⁻2 से गुणा करके। एम का मान अपने को 0.40 दे रखा है। एल लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, है ना, इसको चाहे तो मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 5 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर तो क्या है 50 सेंटीमीटर, एल क्या है 5 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, आर क्या है एल की तुलना में बहुत बड़ा है। ठीक है, अब बी अक्ष का सूत्र लगाइए, अपन सूत्र लगाएं, अक्ष पे किसी बिंदु से, यानी जो केंद्र और बिंदु है उससे आर दूरी पर, तो ये होता है μ0/4π2m/r³। सबके मान दिए हुए रख लीजिए, तो ये आ जाएगा अपने पास 6.4 × 10⁻⁻7 टेस्ला। अब निरक्ष पे निकालिए, या तो सूत्र रख के निकालिए या आपको पता है इसका क्या होता है, आधा होता है। तो निरक्ष पे निकल गया आपके पास कितना, 3.2 × 10⁻⁷ टेस्ला। केवल अपने को क्या करना था, सूत्र याद रखना था और मान रखने थे। सूत्र याद रख के क्या करने थे आपको, वैल्यू पुट करने थे। समझ गए बात को। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 5, इसको पढ़िए। यहां पे अपने को कहा गया है कि चित्र ओ में बिंदु पर रखी गई एक छोटी चुंबकीय सुई P दिखाई गई है। तीर इसके चुंबक के आघूर्ण की दिशा को दर्शाता है। इसमें जो तीर है वो चुंबक के आघूर्ण की दिशा को दर्शाता है। अन्य तीर दूसरी समरूप चुंबकीय सुई Q की विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करता है। अभी चित्र को देखते हैं और हमसे पूछा गया है किस किस विन्यास में यह निकाय संतुलन में नहीं होगा, किस विन्यास में निकाय स्थायी और अस्थायी संतुलन में होंगे, और दिखाए गए सभी विन्यासों में किस में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी, ये पता करना है। तो सबसे पहले चित्र को देखें। यहाँ चित्र नजर आ रहा होगा आपके पास। ये अपने पास क्या है, ये चुंबक है जिसके 2 ध्रुव हैं, बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, यानी छड़ चुंबक है। इसमें मान लो अपने पास एक, यहाँ तो डायरेक्शन दिया हुआ है, इन्होंने क्यू की पोजीशन दे रखी है, पी है मेरा, पहले क्यू यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, इस तरह की ये डायरेक्शन दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे इन डायरेक्शनों के चुंबक के क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो देखें तो इस तरह निकलती है, अपने को पता है ना, इस तरह जाती है, इधर से आती है और इधर, है ना, तो ये जाते हुए नजर आ गए अपने पास, फिर अंदर हो जाता है, ये तो ध्यान ही है, और इधर से ये ऐसे होगा, ये तो अपने को पता है। तो इसके हिसाब से एक बार हम डायरेक्शन देख लें इसका, है ना, इसका डायरेक्शन देख लें। तो मैं सबसे पहले बात करूं Q1 पे, इसका ये तो इधर आ गया, M दे रखा है इन्होंने, और जो B है वो इसके क्या हो रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है। मैं कलर चेंज कर दूं तो यहाँ पे ये मेरा B आ गया, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो गया, B आ गया। Q1 की बात है। Q2 पे देखें तो ये जा रहा है B, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, B आ गया, ये भी लंबवत जा रहा है। Q3 की बात करें तो ये लौट के आ रहा है, तो यहाँ पे तो क्या होगा, बिल्कुल इसके दिशा में ही पैरेलल जाएगा। Q4 की बात करें तो Q4 पे ये जा रहा है ऊपर की ओर, तो होगा तो पैरेलल, लेकिन क्या होगा, दिशा विपरीत होगी। Q5 पे भी सेम यही पोजीशन है, इस तरह हो जाएगा, और Q6 पे ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इनके एंगल देखना चाहें तो सीधी सी बात है, मैं बात करूं Q1 की, Q1 पे एंगल देखिए कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। Q2 की बात करें, Q2 पे एंगल देखिए तो यहाँ पे भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का आ गया। Q3 पे एंगल देखिए आप, तो एंगल कितने का हो गया, पैरेलल, बिल्कुल 0 डिग्री पे है। Q4 की बात कीजिए, Q4 पे अपोजिट पैरेलल है, 180 डिग्री का है। Q5 की बात करें तो Q5 पे क्या है, अपोजिट एंगल, है ना, पैरेलल चल रहा है, अपोजिट है 180 डिग्री का। और Q6 पे बात करोगे तो कितने का आ गया, 0 डिग्री का आ गया। Q6 पे कितने का हो गया, 0 डिग्री का हो गया। पहले अपन ने कई बार पढ़ चुके हैं, स्थायी संतुलन कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे, और अस्थायी संतुलन कहाँ होता है, 180 डिग्री पे। बस इसको देख के आप आंसर दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको देख के उत्तर को दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 चुंबकीय द्विध्रुव के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है, एक चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे किसी चुंबकीय द्विध्रुव जिसको P माना है के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। ये सूत्र अपने को पता है, अक्ष पे ये होती है और निरक्ष पे ये होती है, तो अपने को पता ही है अक्ष और निरक्ष की बातें। ठीक है, जब इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे चुंबकीय द्विध्रुव Q को इस प्रकार रखा जाता है कि P का जो चुंबकीय क्षेत्र और Q का क्या है, आघूर्ण परस्पर क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी। समांतर होने पे क्या होगी, न्यूनतम होगी।
और निकाय क्या होगा, स्थायी संतुलन में होगा। निकाय क्या होगा, स्थायी संतुलन में होगा, यानी एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, और एंगल 0 डिग्री ये देखिए इस पे हो रहा है Q3 और Q6 पे। तो अपन कह सकते हैं कि ये स्थितियां कहाँ है, Q3 और Q6 पे है। ये पोजीशन कहाँ मिल रही है अपन को, Q3 और Q6 पे मिल रही है, ठीक है। जबकि Q को इस प्रकार रखा जाए कि BP यानी चुंबकीय क्षेत्र P पे और MQ परस्पर क्या हो, प्रति समांतर हो जाए। प्रति समांतर का मतलब पाई 180 डिग्री पे आ जाए, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उस वक्त अधिकतम होती है। उस वक्त क्या होती है, अधिकतम होती है। और ऐसी पोजीशन देखिए कहाँ पे है, ऐसी पोजीशन देखिए कहाँ पे है, तो 180 डिग्री वाली पोजीशन अपने पास देखिए कहाँ पे थे, ये रही Q4 और Q5 पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होगी, और ये संतुलन कैसा होगा, अस्थायी संतुलन होगा। तो Q5 और Q4 पे क्या होगा, अस्थायी संतुलन प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया तो कहने का मतलब अपने पास ये हो गया कि PQ1 और PQ2 स्थिति क्या है, निकाय असंतुलन में होगा, ठीक है। असंतुलन की स्थिति पूछी थी। सेकंड में पूछा था आपका संतुलन स्थायी वाला कब होगा, तो Q3 और Q6 वाला क्या है, स्थायी संतुलन की स्थिति में है। अस्थायी संतुलन कब होगा, जब थीटा आपका 180 डिग्री पे है, Q4 Q5। और फिर पूछा था न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा किसकी आएगी, तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा किसकी होगी, Q6 की होगी। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, PQ6 की होगी, ठीक है। ओके, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, उदाहरण नंबर 6 की ओर। यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों को देख के अपने को सिर्फ ये देखना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं या नहीं है। भाई ये लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए चित्रों में से कई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गलत दर्शाई गई है। चित्रों में मोटी रेखाएं खींची गई है, पहचानिए कि उनमें गलती क्या है। इनमें से कुछ वे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ठीक ठीक दर्शाई गई है, बताइए कौन कौन से चित्र हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ABCDEFG ये रेखाएं दिखा रखी है। तो अपन क्या करते हैं, एक एक को लेते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। पहला ये देखिए यहाँ पे, अब आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में तो आप जानते हो क्या होता है, निकल के वापस घूमता है ना अंदर। तो यहाँ तो क्या हुआ, निकल के वापस आ रहा ही नहीं है। भाई होता तो यूं होता, ये तो है ना, यूं चलता, लेकिन ये इस तरह नहीं चल रहा, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं बोलेंगे, है ना। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, एक बिंदु से इस प्रकार नहीं निकल सकती है, जैसा दिख रहा है आपको, है ना। क्या हो रहा है, निकल रही है, वापस नहीं आ रही, है ना। साथ ही किसी बंद सतह पर कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, सदैव शून्य होना चाहिए, यानी जितनी निकले उतने ही क्या करने चाहिए, प्रवेश भी करना चाहिए। ऐसा इसमें नहीं हो रहा। भाई चुंबकीय फ्लक्स शून्य होने का मतलब क्या है, उसमें जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करें उतनी ही बाहर निकलनी चाहिए, है ना। सीधे धारावाही चालक तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर सेकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, ये भी जानते हैं। इसलिए चित्र में प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गलत है। वास्तव में ये रेखाएं क्या है, लंबे धनावेशी तार की विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। समझिए बात को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती तो जितनी निकलती उतनी ही क्या करती, प्रवेश भी करती। क्लियर ये बात। बी वाले को देखें, बी वाले को देख रहे हो तो यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्योंकि हमें पता है कि उस बिंदु पे क्या होगा, जिस बिंदु पे काटेगी वहां पे दो अपने को दिशाएं मिल जाएगी। चित्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर काट रही है, जो कि क्या है, असंभव है। उसके साथ एक चीज और देखिए, क्या है, बंद लूप का निर्माण करते हैं। क्या कर रहा है, बंद लूप का निर्माण करते हैं, है ना। और बंद लूप का जो निर्माण होता है उसी क्षेत्र के चारों ओर करती है जिसमें से होकर धारा प्रवाहित हो रही हो। मुक्त आकाश में बंद लूप का निर्माण नहीं होता है कभी भी, है ना। जो लूप बनता है उधर ही होता है, लेकिन अलग से नहीं हो सकता। इसलिए इसकी वजह से भी अपने को ये पता चल गया ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं है। दूसरा, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं हो सकती। सी वाले की बात करें तो यहाँ पे ये चीजें तो आपने देखा होगा, बिल्कुल ये क्या है, टोरोइड है। तो टोरोइड की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ये। तो चित्र में एक टोरोइड समाहित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित की गई है, जो कि क्या है, पूर्णतः सही है। टोरोइड में ऐसा ही चलता है ना। डी वाले के पार्ट की बात करूं तो डी वैसे तो दिख रहा है परिनालिका है, लेकिन परिनालिका में इस तरह निकलनी चाहिए थी रेखाएं,
रेखाएं क्या होनी चाहिए, इस तरह निकलनी चाहिए, ये जाके ये निकल गई, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सीधी जा रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि किनारों पे क्या होती है, मुड़ जाती है ना। चित्र में परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित की गई है, परंतु परिनालिका के सिरों पे इन्हें वक्रित होना चाहिए था, टेढ़ा होना चाहिए था, और अंत में मिलकर बंद लूप का निर्माण करना चाहिए, बंद लूप तो बनना चाहिए, अन्यथा एम्पेयर के नियम का पालन नहीं हो पाएगा। जबकि चित्र में क्या हुआ, इनको बिल्कुल सीधा दिखाया गया है, और जब इनको सीधा दिखाया गया तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं हो सकती, गलत है भाई, इसको यूं होना चाहिए था, यूं जाके यूं आता है ना, इस तरह होना चाहिए, मिलना चाहिए उनको आपस में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डी वाला भी नहीं है। ई वाले को देखें, ई वाले को देखें तो ई वाला आपका बिल्कुल सही नजर आ रहा है, यूं घूम के वापस आ रहा है ना भाई, जितने जा रहे हैं उतने निकल रहे हैं, लूप भी बन रहा है इसी जगह, है ना, तो पॉसिबल है। तो चित्र में एक क्षण चुंबक के बाहर व अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही निरूपण किया गया है, इसलिए रेखाएं क्या है, सही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। एफ की चर्चा करें, एफ में यहां देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें तो क्या है, इस नीचे वाले क्षेत्र को देखो, यहां तो प्रवेश कर रहे हैं, यहां निकल रहे हैं, यानी एक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले बाहर निकलने वाले बराबर नहीं आ पा रहे हैं, अंदर भी देखोगे तो क्या होगा, ये निकल ही रहे हैं, तो ये भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि चित्र में प्रदर्शित क्षेत्र रेखाएं ऊपर एवं नीचे की ओर, है ना, ऊपर की ओर नीचे की ओर ऊपरी प्लेट से तो निकलती हुई प्रदर्शित की गई है, इसका मतलब ऊपरी प्लेट को घेरने वाली सतह से निर्गत कुल फ्लक्स शून्य नहीं होगा, और कुल फ्लक्स शून्य नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं है, ये क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित नहीं करती। वास्तव में क्या है, वास्तव में ये ऊपरी प्लेट धनावेशित तथा निचली प्लेट ऋणावेशित के मध्य स्थिर विद्युत बल रेखाओं को दिखा रही है भाई, एक प्लस का और एक माइनस का है, उसको दिखा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं है। इसकी बात कर लें, ये अपने पास नॉर्थ है, साउथ है, इसमें भी क्या है, रेखाएं सीधी नहीं जा सकती ना, तो ये भी चित्र क्या है, गलत है। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य सिरों पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी रेखा नहीं हो सकती, इनमें थोड़ा सा क्या होता है, फैलावड़ा होता है, इसमें इस तरह का है ना, तो इस तरह फैलता है, थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ कर्व बनाता है, इस तरह क्या होता है, फैलते हुए जाते हैं, तो ये फैलते हुए नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 की ओर। उदाहरण नंबर 7 देखें, यहां कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह दिशा बताती है जिसमें चुंबकीय सुई संकेत आवेशित कण पे आरोपित बल रेखाएं भी हैं। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, कारण सिर्फ इतना सा है कि जो आवेशित कण पे बल होता है वो F बराबर होता है Q V क्रॉस B, और ये हमेशा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, उस दिशा में नहीं होता है, तो ये गलत है। फिर बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट में कहा गया है एक टोरॉइड में तो चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः क्रोड के अंदर सीमित रहता है, पर परिनालिका में ऐसा नहीं होता है, क्यों। टोरॉइड में क्या होता है, अंदर होता है, परिनालिका में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। यदि परिनालिका की क्षेत्र रेखाएं केवल एक सिरे से दूसरे सिरे के मध्य सीमित होती तो ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती है भाई, बंद लूप तो बनना चाहिए ना, और तथा सिरों के जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य नहीं होगा। टोरॉइड में कोई भी सिरा स्थिर नहीं होता है, इसके अंदर स्थित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण कर लेती है, कारण यह है वहां तो बंद लूप का निर्माण हो जाता है, इसमें नहीं हो पाता, जबकि बंद लूप का निर्माण होना आवश्यक है। बंद लूप का निर्माण होगा तभी आपका क्या होगा, फ्लक्स शून्य होगा। सी पार्ट की बात करें, ये कह रहे हैं कि यदि चुंबक के एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता। हालांकि ये करवाया हुआ है आपको, थ्योरी पार्ट में मैंने करवा दिया था, फिर भी देख लेते हैं कौन सा रूप ये ले लेता। इसको हल करोगे आप तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, बी डी एस बराबर क्या होता है, म्यू 0 सिग्मा एम होता है ना। एक मैंने प्लस का लिया था और एक माइनस का लिया था, सिंगल ले लिया तो सिंगल वाला अपने पास आ जाएगा। भाई याद करो, ये बताया था आपको, म्यू 0 अंदर हमने ये लिया था, एक तो प्लस का क्यू एम लिया था और एक माइनस का क्यू एम लिया था, तो दोनों कटे थे, और इसमें से एक को ले लो तो एक रह जाएगा, तो ये वाला रूप ले लेगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व हो तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य नहीं होगा, बल्कि यह बंद सतह द्वारा परिबद्ध कुल चुंबकीय आवेश के समानुपाती होता है। और इसके लिए कौन सा नियम लग जाएगा, तो इसके लिए नियम लग जाएगा, बराबर में हम क्या करेंगे, 0 नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए और देखें इसका डी पार्ट में क्या है।
डी पार्ट में कहा है इन्होंने, क्या कोई क्षण चुंबक अपने क्षेत्र की वजह से अपने ऊपर बल आघूर्ण आरोपित करती है? क्या किसी धारावाही तार का एक अवयव उसी तार के दूसरे अवयव पर बल आरोपित करता है? तो देखिए क्या करें, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्षण चुंबक के कारण और धारावाही अल्पांश के कारण स्वयं पर बल एवं बल आघूर्ण नहीं लगता है, परंतु धारावाही तार के एक अल्पांश के कारण दूसरे अल्पांश पर बल भी लगता है और बल आघूर्ण कार्य कर सकता है। कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब तार आपका क्या है, सीधा नहीं है। तार के सीधे होने पर एक अल्पांश के कारण अन्य अल्पांश की स्थितियों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। इस पर क्या होगा? कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ऐसे में बात करूं ई पार्ट की, थ्योरेटिकल पार्ट है आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है अपने को, कि गतिमान आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिसका चुंबकीय आघूर्ण होगा यद्यपि उसका नेट आवेश क्या हो? शून्य हो। नेट आवेश क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए और आघूर्ण उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा संभव है क्या? हम कहेंगे बिल्कुल हाँ, ऐसा संभव है। कहाँ होता था? याद कीजिए, मैंने आपको अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में बताया था। वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे नेट आवेश तो शून्य था, लेकिन धारा लूपों में क्या था? चुंबकीय आघूर्ण का औसत शून्य नहीं होता है। उदाहरण नंबर 8, यहां पूछ रहे हैं कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लगभग 0.4 जी यानी गाउस है, तो पृथ्वी के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए आपको बी निरक्ष कितना दे दिया? 0.4 गाउस। इसको हम किस में बदल लेंगे? टेस्ला में। इसको हमने क्या किया? टेस्ला में बदल लिया। टेस्ला में बदला तो ये आ गया 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। पृथ्वी की त्रिज्या अपने को पता है, आर बराबर होता है 6.4 × 10⁶। ये मान भी अपने को पता है, बी निरक्ष बराबर क्या होता है? μ0/4πm/r³। बस अपने को क्या करना है? इन मानों को रखना है, जो अपने को मान प्राप्त हैं उनको रख दीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पे m का मान निकाल लीजिए। m का मान निकलेगा आपके पास 4π/μ0 × b निरक्ष वाला × r³। सब वैल्यूज को रख लीजिए, सबके मान आपको पता है। μ0/π का मान मालूम होता है 10⁻⁷ होता है। यहाँ उल्टा रखा हुआ तो उल्टा रख दिया। इसको हल करेंगे तो अपने पास m का मान आ जाएगा 1.05 × 10⁻23 एम्पियर। इसको हल करने पर आपको क्या होगा? ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उदाहरण संख्या 9 पे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं किसी स्थान के चुंबकीय यामोत्तरक में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 गाउस है और नमन कोण कितना है? 60 डिग्री है। इस स्थान पे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? देखिए क्या दे दिया आपको, इन्होंने दिया बी एच का मान 0.26 गाउस, क्षैतिज अवयव बताया ना। इसको अपने टेस्ला में बदल लिया, इसको हमने गुणा कर लिया 10⁻⁴ टेस्ला से। थीटा दिया हुआ अपने को 60 डिग्री, ठीक है। और अपन ये जानते हैं बी एच बराबर होता है बी कोस थीटा। यहां से बी निकालूं तो क्या होगा? बी एच बटा कोस थीटा। मान रखिए बी का मान आ गया कोस थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। और कोस 60 का अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए वैल्यू। तो हम जानते हैं कोस 60 डिग्री होता है 1/2। यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे अपने पास क्या हो गया? बी एच का मान आ गया 0.52 × 10⁻⁴ टेस्ला। चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं? गाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं, जो एग्जाम्पल 10 है इसको पढ़ते हैं। यहां कहा गया है कि एक परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 400 है। परिनालिका के विद्युतीय रूप से पृथककृत फेरों में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसकी प्रति 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 1000 है तो क्या बताना है अपन को? H बताना है, I बताना है, B बताना है और चुंबककारी धारा IM की गणना करनी है। इन सब की गणना करनी है। क्या दिया गया अपने को? इन्होंने दिया, क्या दिया? आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी μr का मान दे दिया 400, धारा I दे दी 2 एम्पियर, फेरों की संख्या दे दी कितनी? फेरों की संख्या दी है इन्होंने 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 1000 यानी प्रति मीटर फेरों की संख्या यानी स्मॉल n का मान दे दिया 1000। ठीक है, स्मॉल n का मान क्या दे दिया? 1000 रख दीजिए। H बराबर हम जानते हैं NI होता है। H बराबर क्या होता है? NI। तो NI आ गया 1000 × 2 यानी 2000। इसको आप यूं लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं ना। B ज्ञात करना है, B होता है μH और म्यू को क्या लिख सकते हो? μ0 × μr और H। अब सबके मान है, आप इनका मान रख दीजिए। μ0 का मान रख दिया अपन ने, μ0 का मान कितना हुआ? 4π × 10⁻⁷ और μr का मान दिया हुआ था आपके पास और H का मान ये अपन ने निकाल लिया, ये निकल जाएगा। चुंबकन की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो I बराबर होता है B/μ0 - H होता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? सबके मान तो है आपके पास, उन मानों को रख दीजिए। उन मानों को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे
रख सकते हैं, या फिर इसको और सरल करना चाहें तो हम और भी सरल कर सकते हैं। और सरल करने के लिए हमने क्या किया, इस b का मान रख दिया म्यू जीरो म्यू आर एच, म्यू जीरो से म्यू जीरो कट गया तो ये हो गया आपके पास म्यू आर एच माइनस एच, इसमें h कॉमन ले लिया तो ये आ गया म्यू आर माइनस 1 एच। और अब इसको क्या करें, सारे मानों को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें हम डी पार्ट को, चुंबकन धारा im पता करना है। पहले तो क्या है, ये होता क्या है, चुंबकन धारा im वह अतिरिक्त धारा है जो क्रोड की अनुपस्थिति में परिनालिका के फेरों में प्रवाहित करने पर इसके अंदर उतना ही क्षेत्र उत्पन्न करे जितना क्रोड की उपस्थिति में होता है। तो कहने का मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, b बराबर होगा म्यू जीरो एन आई की जगह हम क्या करेंगे, i प्लस आई एम लिखेंगे। बस इससे क्या करना है, आई एम की गणना करनी है आपको, आई एम निकालना है। और आई एम निकालने के बाद अपने पास क्या होगा, मान निकाल सकते हो, आई एम का सूत्र निकल गया। अभी अपने पास आई का मान तो है ही, बाकी के मान भी हैं, इन मानों को रख दो और रखने पे अपने पास आंसर आ जाएगा। सारे मान रख देंगे हम जो दिया हुआ है इसके लिए, तो हमारे पास आंसर आ गया 794 एम्पियर। क्लियर। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 11, अंतिम उदाहरण। लोह चुंबकीय पदार्थ लोहे में डोमेन 10⁻⁻⁶ मीटर भुजा वाले घन के रूप में है। देखिए यहाँ पे कितनी भुजा दे दी, 10⁻⁻⁶ मीटर का है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहूँ तो किससे गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, 10⁻2 से, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास सेंटीमीटर में अगर देखना चाहें तो ये हो गया 10⁻⁻⁶ प्लस 2 यानी 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, घन है ये। डोमेन में लोह परमाणु की संख्या, अधिकतम संभावित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसके चुंबकन का मान ज्ञात करना है। और क्या बताया गया है, इन्होंने कहा है लोहे का प्रमाणिक द्रव्यमान 55 ग्राम पर मोल है और इसका घनत्व 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और यह भी मान लीजिए कि प्रत्येक लोह परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 9.27 × 10⁻⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, घन्य डोमेन का क्या करें, आयतन निकालें। आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब। हालांकि हर जगह सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो अपन क्या करें, सेंटीमीटर वाले से ही निकाल लेते हैं। सेंटीमीटर कितना है, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10⁻⁻⁴ की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 × 12 यानी 10 कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक v आ गया। द्रव्यमान जो होता है बच्चों वो होता है आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन कितना आ गया और घनत्व कितना आ गया तो अपने को पता ही है। आयतन तो आ गया 10⁻⁻12 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व दिया हुआ है 7.9, है ना, घनत्व ये दिया हुआ है। इसको हल किया, हल करने पे अपने पास आ जाएगा 7.9 × 10⁻⁻12। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। आपको यह दिया गया है कि एक आवेगीय द्रव्य संख्या 6.023 × 10⁻23 के बराबर होती है, पता ही है आपको, के बराबर लोह परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 55 ग्राम है। तो अब अपने को क्या पता करना है कि डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो अपन क्या करें, कैसे पता करोगे, 7.9 × 10⁻12 को किससे गुणा करना पड़ेगा, आवेगीय द्रव्य संख्या से, और भाग कितने का लगेगा, 55 का। तो ये n का मान आ गया। इसको हल करेंगे तो n का मान आएगा 8.65 × 10 परमाणु। ठीक है, अधिकतम संभावित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m अधिकतम तब प्राप्त होता है जब सभी प्रमाणिक क्या आघूर्ण क्या हो, पूर्णतः पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, यानी सारे के सारे क्या हो, एक दिशा में एक पंक्ति में आ जाए। हालांकि ऐसा संभव नहीं है सबके सब आ जाएं, लेकिन इस वक्त ही प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए m बराबर कितना होगा, अपने को देखिए यहाँ पे मान दिया हुआ है आपको, किसका मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव का कितना था, 9.27 × 10⁻⁻24 दिया हुआ है। तो इसको अपन ने गुणा कर लिया 9 भाई m बराबर क्या होता है, n ये होता है ना। तो अपन ने गुणा कर लिया, अपन ने 9.27 × 10⁻⁻24 और इससे गुणा कर लिया 8.65। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 8.0 × 10⁻13 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण थे। अब मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में जिसमें हम प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।